हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने आपको 2016 का पेपर सोल्व करके भेजा पीपीई का। अब 2017 का भेज देता हूँ क्योंकि 2 दिन बाद आपके एग्जाम है, तो जल्दी से जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने की सोचता हूँ। और आप इन क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लेना, ये आपके बहुत काम आएंगे। और इससे रिलेटेड आपके जो 2022 में 10 तारीख का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन हमेशा आ सकते हैं, 3-4 इसमें से भी। पहले पेपर में से 2-3 मैंने बताया, इसमें से भी आ सकते हैं। ये आपका देखो पीपीई का पेपर है, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी परस्पेक्टिव एजुकेशन, जिसे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं, जिसे 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो हम इसके क्वेश्चन पे जाते हैं सीधा। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है इनसाइट लर्निंग के बारे में। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लो। दूसरा पूछा है आपका कनेक्शनिज्म के बारे में। तीसरे में पूछा है कि लर्निंग के इम्पोर्टेंस क्या है। चौथे में आपका ऐसे पूछा है, पहले अथवा पूछा है इसका कि मोटिवेशन एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग क्या है। फिर व्हाट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। फिर शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, ये सब है इसमें। फिर गाइडेंस वाला एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है पक्का, तो ये याद रखना। एक आपका मेमोरी वाला क्वेश्चन आता है ये। तीसरा आपका आता है कि इंटेलिजेंस पे। चौथा आता है कि आपका लैंग्वेज पे एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। तो ये आप करके जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लो 10 तक। और लास्ट 10वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, जिसमें समुदाय के बारे में पूछा है। तो मैं सीधा अपने आंसर पे आता हूँ। देखो आंसर, पहला क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म परक अधिगम, जिसे इनसाइट लर्निंग से आप क्या समझते हैं। थ्योरी पूछी है। सूक्ष्म परक अधिगम के किन्हीं 4 नियमों की चर्चा कीजिए, जिसके लो है इनसाइट लर्निंग के, वो पूछा है। अपने विद्यार्थियों से आप सूक्ष्म को किस प्रकार पोषित करेंगे, कोई 4 उपाय बताइए। तो देखो 2 नंबर का आपको इसमें सूक्ष्म परक बताना है, इनसाइट लर्निंग। 4 नंबर में 4 नियम और 4 पोषित करने के 4 उपाय। तो ये कोलर ने किया था चिंपैंजी पे, आपको पता होगा। इनसाइट लर्निंग किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ आपको। इस संप्रदाय के अनुसार, इसके थ्रू बताता हूँ मैं। इस संप्रदाय के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के संपूर्ण आकार को देखता है, अर्थात वह समस्या की परिस्थितियों के विभिन्न अंगों को समझता है। मतलब कि ये कोई भी एक पक्ष पे नहीं, ये संपूर्ण को देखता है। जितने भी उसके अंग हैं उनको समझता है, सभी पक्ष को समझता है। एवं पूरी समस्या के संपूर्ण आकृतियों को देखता है, किसी एक आकृति पे नहीं, पूरी समस्या के सभी एक्सपेक्ट पर देखता है। जो उसके क्षेत्र है उसके आधार पर मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए अधिगम या कोई प्रतिक्रिया करता है। तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन ही इनसाइट न्यूरिंग है। इसके 4 नियम मैं आपको बता दूं कि पहला है आपका फिगर एंड बैकग्राउंड, जिसे आकृति और पृष्ठभूमि का कहते हैं। लॉ ऑफ बुल, समग्रता का मतलब सारे तरफ का नियम। समीपता का नियम, लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी। समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। और निरंतरता, जिसे कंटिन्यूएशन कहते हैं। ये उसके 4 या मैंने 5 नियम एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, आप देख सकते हो। आप पोषित करने के उपाय देखिए, आप समग्र रूप से समझ सकते हैं इसको। स्पष्ट लक्ष्य के द्वारा पोषित करें। सामान्यकरण की शक्ति, जो जर्नलिज्म कहते हैं इसको। समाधान की अचानकता, व्यवहार में बदलाव, जो बिहेवियर में चेंज होता है। समग्र रूप से मतलब पूरा उसको देखते हैं ओवरऑल से। फिर इसका शिक्षा में क्या महत्व है, हम बता सकते हैं कि जो इसकी थ्योरी है, समस्या समाधान करने में महत्व करती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्रिएटिव, क्रियात्मक पक्ष पे बल देती है डेवलपमेंट में। आदत, हैबिट और लर्निंग नियंत्रित करने में सहायक है ये। नवीन खोज के लिए तत्पर रहने में। विषय ज्ञान के लिए सूझ आवश्यक होती है, हमें जो इंसाइट अपनी आवश्यक होती है। अब पहला क्वेश्चन का अथवा ही पूछा है कि अधिगम में संयोजनवाद, जिसे कनेक्शनिज्म बोलते हैं, वो से क्या तात्पर्य है। थॉर्डनाइट द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 4 नियम पर चर्चा की है। देखो इसमें भी दोनों में थ्योरी पूछी है और नियम पूछे हैं, और उसके शैक्षिक अनुप्रयोग बताने 2+4+4 में है। तो हम सबसे पहले 2 नंबर में आपको कनेक्शनिज्म बताएंगे कि संयोजनवाद संबंध मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में नवीन विचारधारा कहते हैं इसे, तथा अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है ये। अधिगम ही संयोजन है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम की क्रिया का आधार स्नायु मंडल है। जहां तक स्नायु मंडल को दूसरे स्नायु मंडल से संबंध हो जाता है, मतलब एक दायरे का दूसरे दायरों से संबंध होता है, उसे कनेक्शनिज्म मतलब जुड़ते हैं इसमें संबंध। अब थॉर्नडाइट के आपके नियम में 2 तरह के नियम थे, एक गौण एक प्रमुख नियम। तो हम दोनों को मिक्स करके लिखेंगे क्योंकि उसने 4 पूछे। वैसे तो इसके 3 मैंने, जैसे तत्परता का, रेडीनेस का कहते हैं, अभ्यास का नियम एक्सरसाइज का, प्रभाव का नियम इफेक्ट का, बहुप्रतिक्रिया का, और मानसिक स्थिति का सिद्धांत, ये आपके नियम हो गए। इसके शैक्षिक निहितार्थ आपके 4 नंबर में पूछे हैं, तो धैर्य, परिश्रम, गुणों का विकास होता है। बड़े तथा मंद बुद्धि वालों के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। अनुभव की लाभ उठाने की क्षमता का विकास और समस्या समाधान पर बल देता है ये।
दूसरा क्वेश्चन है कि अधिगम में अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति का क्या महत्व है। जैसे पिछले पेपर में मैंने करवाया एटीट्यूड, इस प्रकार विस्तार से चर्चा करें कि बच्चे में अभिवृत्ति में अपेक्षित परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। कोई 5 उपाय बताइए। तो इसमें पहले आपको एटीट्यूड का डिफिनेशन करता है कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाला व्यवहार को ही प्रवृत्ति कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। अधिगम की अभिवृत्ति का महत्व क्या है कि ये सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, व्यक्तियों के मनोभाव विश्वासों को बताती है, उसका विशेष दल समाज स्थानों परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण रहता है। अभिवृत्ति व्यक्ति के स्वयं के अनुभव पर आधारित होती है। अभिव्यक्ति का संबंध ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक पक्ष से होता है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों होती है एटीट्यूड। रुचि को प्रदर्शित करता है ये। अब इसमें अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम उपाय, भावनाओं को व्यक्त करने देना, एक रोल मॉडल बने, उन्हें स्वतंत्रता देना, लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण पर्यावरण प्रदान करना, सकारात्मक घटनाओं के बारे में जानकारी के लिए प्रोत्साहित करना, बी एन एग्जाम्पल बनना, खुद एक एग्जाम्पल के रूप में। फिर इसी के अथवा में पूछा है कि प्रभावी अधिगम जो इफेक्टिव लर्निंग कहते हैं के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। सही बात है, अभिप्रेरणा आवश्यक है। जो मोटिवेशन कहते हैं वो बहुत जरूरी होती है। इस कथन पर चर्चा करें कि आप अपने विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य बनाने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। कोई 5 उपाय बताइए। तो 5 में पूछा है पहले कि चर्चा करनी है कि अभिप्रेरणा आवश्यक है, और 5 नंबर में जो आप प्राप्त करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें कि शक्ति प्रदान करता है, ये उद्देश्यों की तरफ निर्देशन देता है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है, चयनित व्यवहार जो हमारा बिहेवियर देखने में, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और रुचि पैदा करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब प्रेरित करने के 5 उपाय देखो आप, मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए पॉइंट पॉइंट बताएं। छात्रों को नियंत्रण की भावना देना, सीखने के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रहे, खतरे में मुक्त वातावरण बनाए, विविध अनुभव प्रदान करे, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा प्रदान करे और पुरस्कार प्रदान करे बच्चों को अधिगम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाषा विकास से क्या तात्पर्य है। बच्चों में भाषा विकास देर से होने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है। कक्षा में किए जा सकने वाले ऐसे 4 क्रियाकलाप बताए जिनसे बच्चों की वाणी और भाषा के विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। 2 नंबर में भाषा विकास पूछा है, 4 नंबर में आपका पूछा है कारक, 4 नंबर में बढ़ाने के उपाय भाषा विकास की। तो भाषा विकास किसे कहते हैं, उस योग्यता से होता है जो बालक की परिवर्तन के अनुपात में उसे अपने भावों विचारों तक पहुंचने तथा ग्रहण करने में सहायक है। मतलब जो बच्चा शुरू से लेकर ऐसे परिपक्वता तक जो भी लैंग्वेज सीखता है, चाहे वो पहले रोना, बड़बड़ाना, चिल्लाना, करकराना, ये सब वो उसका भाषा विकास में आता है। अब जन्म से परिवर्तन तक होने वाला भाषा विकास ही भाषा विकास कहलाता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, मैं आपको कारक बता देता हूँ। कारक में जो आपका मैच्योरिटी है, हेल्थ है, इंटेलिजेंसी है, सेक्स है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, प्रेरणा है जिसे मोटिवेशन कहते हैं, पारिवारिक संबंध जो फैमिली रिलेशनशिप, और कई भाषाओं का प्रयोग, ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करना भी बाधा होती है। भाषा और वाणी को बढ़ाने के 4 क्रियाकलाप क्या कर सकते हो आप। भाषण, आशु भाषण जिसे बोलते हैं हम, जो डिस्कस करते हैं, भाषण देते हैं, लेक्चर, परिचर्चा डिस्कशन, सभा समारोह, साहित्य क्लब, विद्यालय पत्रिका, वाद विवाद, नाटक, ये सब हम करा सकते क्रियाकलाप। अब शैक्षिक निर्देशन पूछा है आपका, जो हम बोलते हैं एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर एजुकेशन गाइडेंस की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन किस प्रकार किया जा सकता है। तो 2+4+4 पे है ये। सबसे पहले हमें एजुकेशन गाइडेंस का बारे में बताना है। इसमें एजुकेशन गाइडेंस आपके संबंध में वो होती है जिसमें हम शिक्षा के बारे में जानकारी देते हैं। विद्यार्थियों से संबंध होता है क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो जोन्स कहते हैं कि शैक्षिक निर्देशन उस सहायता से संबंधित है जो विद्यार्थियों को स्कूलों, पाठ्यक्रमों, कोर्स और विद्यालय जीवन के साथ संयोजन करने के लिए प्रदान की जाती है। तो ये है आपका। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि अवरोधों को रोकने के लिए, विषयों को चयन करने के लिए, स्कूलों में संयोजन के लिए, आगामी शिक्षा जानकारी के लिए, अवसरों को ज्ञान देने के लिए, शिक्षण विधि परिवर्तन के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, जो एजुकेशन गाइडेंस की। विद्यालय में निर्देशन, अब विद्यालय में निर्देशन हम कैसे कर सकते हैं। विद्यार्थियों को शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति करके, शिक्षा के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते, शैक्षिक कार्यक्रम में प्रगति करके, पाठ्यक्रम का सही चयन करके, संयोजन संबंधी कठिनाइयों को दूर करके।
अथवा में पूछा है कि परामर्श के संभावित उपागम जो इलेक्टिक अप्रोचेस से आप क्या समझते हैं, इसकी मूलभूत मान्यताओं पर चर्चा करें, इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है। 2+4+4 में पूछा है। तो पहले इलेक्टिक अप्रोचेस बताओगे कि जो हम टेक्निक होते हैं इसके गाइडेंस के। परामर्श की इस प्रवृत्ति को निर्देशात्मक तथा आदेशात्मक पद्धतियों में उपयुक्त संश्लेषण समझौता किया जाता है। मतलब इसमें ना तो जो गाइडेंस सुनने वाला होता है परामर्शदाता, और एक परामर्शदाता जो देने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है, वो दोनों मिक्स करके इसमें समझौता करते हैं। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसमें निर्णय लेना होता है, चाहे वो सुनने वाला ले सकता है, गाइडेंस लेने वाला या गाइडेंस देने वाला, कोई भी कर सकता है इसमें। मूलभूत इसकी मान्यता क्या है कि मूलभूत हम जो कहते हैं कि परामर्श की समस्त प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी पर केंद्रित होती है। मतलब जो भी प्रार्थी है उस पर केंद्रित होती है जो सुनता है। आत्म प्रकाशन के उपयुक्त अवसर मिलते हैं इसमें। स्थिति और योगदान को कम न करके आके समस्या समाधान में सरल विधियों का प्रयोग। निर्देशात्मक तत्वों का सम्मेलन अपरिहार्य होता है। समस्या समाधान में परामर्शदाता तटस्थ बने रहते हैं, दाता होते हैं जो। क्रियान्वित कैसे किया जा सकता है इसका, हम अंतःकरण साक्षरता के द्वारा, प्रारंभिक व्यवस्था के द्वारा, संसाधनों का मूल्यांकन करके, परियोजना तथा कार्यप्रणाली द्वारा स्वीकृति करके, अभिप्रेरणा उद्गम का विकास करके। प्रथम पीढ़ी अधिगमकर्ता कौन होते हैं, जो फर्स्ट लर्नर बोलते हैं। प्रथम पीढ़ी अधिगमकर्ता को किन शैक्षिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए कि एक समय की व्यवस्था में आप इनकी सहायता किस प्रकार करेंगे। मतलब जो हम इंक्लूसिव उसकी बात करते हैं उसमें आप किसको कैसे करोगे। 2 नंबर का और 4 का आपका पूछा है ये। तो 2 नंबर में आप पहले बताओगे प्रथम पीढ़ी क्या होती है। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं ऐसे परिवारों में अध्ययन करने बालकों को प्रथम पीढ़ी अध्येता अर्थात अपनी पीढ़ी में अध्ययन करने वाले बालकों के रूप में जाना जाता है। मतलब कि अपने पीढ़ी में ये पहले बालक होते हैं जिनको हायर एजुकेशन वाली शिक्षा मिल पाती है, इससे पहले इनके फैमिली में कोई नहीं कर पाते। शैक्षिक चुनौतियाँ क्या क्या आती है इनके सामने, देखो। एक तो पहले शैक्षिक पर्यावरण पर्याप्त रूप से नहीं मिलता, जो ये सीखने का पर्यावरण है। रूढ़िवादी बहुत सारी धारणा आती है और ये इनके कारण दबाव मिलता है, और निर्देशन सही से नहीं मिल पाता, जो गाइडेंस होते हैं। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व बहुत कम समझते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा पढ़ाते नहीं है। सही से शिक्षा के प्रति प्रेरणा नहीं मिल पाती उन्हें, शैक्षिक सहायता नहीं मिल पाती, शैक्षिक निर्देशन का अभाव होता है उन्हें। निर्धनता की समस्या, जनजातियों में योग्य अशिक्षा का अभाव, ये और भी आप पॉइंट लिख सकते हो। समेकित में इनकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं, देखो। प्रत्येक विद्यालय में समय समय पर नामांकन वृद्धि करने का अभियान चला सकते हैं। सरकार इन्हें अनुत्तीर्ण नहीं करती, प्राथमिक स्तर पर इन्हें पास कर देती है। सरकारी स्तर पर शैक्षिक संस्थानों के द्वारा विभिन्न साधनों के माध्यम से शिक्षा के प्रसार हेतु अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए इनके लिए। माता पिता की प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा कि बच्चे को अपने शिक्षा के महत्व को समझा सके। पाठ्यक्रम में कुछ सुधार करके, अध्यापकों को सुविधाएं देके, व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करके, और जो भी इनके बीच रोक होते हैं, अवरोध होते हैं, बैरियर्स आते हैं, उनको हटाकर। अब छठा पूछा है एकविध चिंतन और बहुविध चिंतन में विभेद कीजिए, बच्चों में बहुविध चिंतन पोषित करने के 3 उपाय बताइए। तो ये क्वेश्चन हमेशा 3 बार पेपर में आ चुका है आपका, 2016, 17 और 19, 18 के पेपर में भी पूछ चुका है। तो इस बार भी आने के इसके संभावना पूरे हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है 2+3 में। तो बहुविध चिंतन जो मैंने बताया आपको पिछले पेपर में, डाइवर्स थिंकिंग, जो हम बहुत दिशाओं में सोचते हैं, एक दिशाओं में ना सोचकर। क्रियात्मक चिंतन का विशिष्ट पहलू कहते हैं इसे। समस्या के समाधान के लिए जितने भी संभावित समाधान हो सकते हैं उनका प्रयास करता है ये लचीला, मौलिक और प्रभावी होता है। अब हम बोलते हैं अब एक भी चिंतन, जो हम एक दिशा में सोचते हैं, उत्तम विचार ढूंढने की बस पर्याप्त करते हैं कि सही विचार ढूंढ लो, बस खत्म। यह कठोर, संकीर्ण व यांत्रिक होता है। एकविध चिंतन बुद्धिमत्ता का आधार है। कौशल जैसी जटिल सामग्री से संबंधित होते हैं ये। बहुविध चिंतन को पोषित करने की युक्ता जो वे है, टेक्निक्स कैसे कर सकते हैं इनको। सृजनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखे हम कर सकते हैं इसमें। मौलिकता व विलक्षणता विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। अभिव्यक्ति के लिए माध्यमों की व्यवस्था करके, सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ इन्वॉल्वमेंट करके, उपयुक्त आदतों का निर्माण करके, जिज्ञासा, ध्यान केंद्रित तथा सतर्कता देके। अधिगम में रुचि और आवश्यकता के मध्य क्या संबंध है। किसी एक विशेष अधिगम कार्य में विद्यार्थियों की रुचि जागृत करने
और उसे बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? 4 उपाय। 1 नंबर में आपको रुचि आवश्यकता पूछिए तो उसमें डेफिनेशन ही बताओगे, ज़्यादा कुछ नहीं आप। तो देखो, पहले रुचि इंटरेस्ट किसे कहते हैं? आवश्यकता किसी भी, पहले नीड्स की बात करते हैं। आवश्यकता किसी भी वस्तु प्राप्त करने की कमी की अनुभूति है। हमारे पास कोई भी वस्तु की कमी है ना, तो हम उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो ये हमारी आवश्यकता होती है। जैसे मरे ने कहा है कि आवश्यकता एक काल्पनिक बल है जो कि किसी व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि एवं क्रिया को संगठित रूप से प्रदान करती है। तो ये आपके डेफिनेशन में लिख दिए एक्स्ट्रा, कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। रुचि की बात करते हैं, इंटरेस्ट। रुचि वह अभिप्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है। मतलब कोई भी क्रिया, वस्तु के लिए हमें वो बाध्य करती है कि हम उन चीजों को करें। रुचि जागृत करने के 4 उपाय, आप खुद अपने अंदर कैसे इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। तो विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, शांत वातावरण के लिए, सद्व्यवहार के लिए, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रख के, वैज्ञानिक शिक्षण विद्या का प्रयोग करके, अवकाश व समय का सदुपयोग करके। अथवा में पूछा है कि आपका रुचि इंटरेस्ट पे आएगा नहीं तो आपका मेमोरी पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक बोलते हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप में अंतर बताना है। 1 नंबर में स्मरण करने की 4 सहज विधियाँ, तो आप ज़्यादा इसमें अंतर नहीं बताओगे, 1 ही नंबर में पूछा है। तो मैंने देखो कुछ 3-4 अंतर तो भी लिख दिया मैंने इसमें साथ में। स्मृति चिन्हों का जल्दी मिट जाना इसमें होता है, जो भी हम जो याद करते हैं ना अल्पकालिक, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो जल्दी ये खत्म हो जाती है। इसमें ये मजबूत स्थायी रहती है हमारे मेमोरी में, पुनरावृत्ति ना होती। मतलब हम इसको रिकैप्चुलेशन करते हैं ना, तो ये नहीं हो पाता, ये हो जाता है क्योंकि हमने याद किया अच्छे से। ये 30 सेकंड से अधिक नहीं रह पाता, ये घंटों, दिनों, वर्षों तक रहते हैं। असंबंधित ढंग से सूचना होती है, इसमें संबंधित ढंग से सूचना होती है। अब स्मरण करने की विधियाँ क्या क्या है? वितरित बनाम संकलित विधि, पूर्ण बनाम अंश विधि, मिश्रित विधि, पठन बनाम सस्वर पठन विधि, क्रिया सचार्य विधि, ये सारी इसकी विधि है। बच्चों के जीवन में भाषा के किन्हीं 5 प्रकारों का वर्णन कीजिए। 5 प्रकार मतलब भाषा बच्चे कैसे यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिक रूप से, एक्सप्रेसिव रूप के, डायरेक्टिक रूप से, एस्थेटिक रूप से, फैटिक रूप से, जिसे सृजनात्मक कहते हैं, विभक्त कहते हैं, निर्देश रूप से, सौंदर्य। और संप्रेषण कैसे कर सकते हैं? कम्युनिकेशन के द्वारा, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब प्रकार हैं उसका, जैसा हम यूज करते हैं। फिर 9वां अथवा में पूछा है कि एक भाषा सीखना और भाषा के द्वारा सीखने से क्या तात्पर्य है। तो भाषा सीखने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है, हमें पता है। तो पहले इसमें भाषा सीखना बताना, 2.5 नंबर में पूछा है। 4 कौशल हमारे हो गए, जो हम बोलते हैं कि पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। जब भी बालक इन चारों कौशलों को विकास होता है तो तभी वो भाषा का पूर्ण बोध होता है। तो चारों कौशलों का विकास ही भाषा सीखना। अब भाषा के द्वारा हम क्या सीखते हैं, वो है, ये तब होता है जब भाषा को भाषा के दायरे से परे किसी चीज के बारे में जानने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये अलग डोमेन में सीखना और अंतर्निहित भूमिका को पहचानना है। मतलब हम भाषा के द्वारा किसी और चीज को सीखते हैं, तो भाषा उसमें क्या करती है? टेक्निक के रूप में काम करती है, उपकरण के रूप में। यदि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी बिना अवकाश लिए और बिना किसी स्पष्टीकरण के विद्यालय से बाहर रहते हैं, तो उनके इस प्रकार के व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं? इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक उपाय भी बताइए। तो ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं? भगोड़ेपन बालक, जो स्कूल से बिना बताए भाग जाते हैं, तो हम इनको भगोड़ेपन बालक कहते हैं। आप पहले भगोड़ेपन बालक बताइए, ऐसे बालक जो बिना किसी सूचना के स्कूल से भाग जाते हो। व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं? स्कूल जाना इन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता होगा, लैक ऑफ डायरेक्शन ऑफ इन एजुकेशन, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ड्रग यूज भी करते हैं। तो इसके सुधारात्मक उपाय आप क्या क्या कर सकते हो? आपके पाठ्यक्रम में सुधार करके, उचित वातावरण, सकारात्मक संबंध मोटिवेट करके आप कर सकते हो। अब एक समुदाय या पड़ोस विकलांग बच्चों की विशेषताओं की पूर्ति में किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकता है? कोई 5 उपाय बताइए। तो देखो 5 उपाय मैंने लिखे हुए हैं। समुदाय शिक्षा से संबंधित कार्य में सहायता करते हैं, ये शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देते हैं, औपचारिक शिक्षा पर नियंत्रित करते हैं, औपचारिक साधनों की आवश्यकता कराते हैं, मानवीय शक्तियों के द्वारा सहयोग देते हैं, ज्ञान, परंपरा, रीति रिवाज, जरूरी विभिन्न समुदाय कार्यों में भाग लेने के लिए सब प्रेरित करते हैं, जिससे कि समुदाय बहुत योगदान देता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। तो ये हमारा पेपर होता है पूरा 2017 का। एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ, तो ये देख लीजिए आप आंसर।
ये पूरा पेपर है। वीडियो आप शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ कि वो भी देख ले। वैसे मैंने हिंदी में सोल्व किया है तो आपको ज़्यादा थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है बेटे, मगर मैंने आपको साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया इंग्लिश में, गाइडेंस प्रिंसिपल। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट आप कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।